कैसे हैं आप सभी का स्वागत है लर्निंग स्ट्रॉन्ग ज्ञान के तूफान पर। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, मतलब रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के वेलफेयर के लिए जो है गवर्नमेंट वर्क करती है। तो हेल्थ एक मामला है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि जो अपने स्टेट के लोगों को किस तरीके से वो हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं प्राप्त करवाएं। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, ये कुछ बच्चे दिख रहे हैं। ठीक है, ये हॉस्पिटल दिख रहा है। आगे बात करें तो हम यहाँ पे देखिए, ये औरतें हैं, मटका लेकर पानी भरने जा रही हैं। यहाँ ऑपरेशन थिएटर का फ़ोटो है, नाई का फ़ोटो है। ठीक है, एम्बुलेंस दिखाई हुई है, एक गंदी सी बस्ती भी दिखाई हुई है। ठीक है, तो ये सारी इमेज हमें दिखाई हुई है, ये बस्ती दिखाई हुई है। ओके, ये देखिए, आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, ये बर्तनों की पानी भरने के लिए। ओके, तो हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरह से हमारे जो स्वास्थ्य के लिए वर्क करती है, किस तरीके से हम हेल्दी हो सकते हैं, किस तरीके से नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्या है। अब भाई नॉर्मल सी बात है, जब हम बीमार होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो जहाँ भी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य को ठीक करने की, वहाँ जाएंगे। अर्बन क्षेत्र में है, हॉस्पिटल में जाएंगे। ठीक है, तो हम इसी को चीज़ को पढ़ेंगे। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारी बीमारी और चोट आदि से मुक्त रहना। ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि जो हम हेल्थ, अच्छी हेल्थ किसे माना जाएगा कि हमें कोई बीमारी ना हो, हमें कोई चोट ना लगी हो। हम यही मानेंगे कि जो अगर ये इन सब से हम मुक्त हैं तभी हम स्वास्थ्य हैं। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में जो केवल कुछ स्थितियों में स्वास्थ्य से जोड़कर देखा, प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके फादर हैं, रात को काम करके आ रहे हैं तो उनको थकान होती है, उनको मेंटली स्ट्रेन होता है, वो भी स्वास्थ्य से संबंधित होता है। ठीक है, अब ऊपर की पिक्चर में हमने यहाँ देखा कि ये जो औरतें हैं, ये दूर से पानी भर के लेकर आ रही हैं। ठीक है, दूर से पानी भर के लेकर आ रही हैं मटके में। तो इनका क्या स्वास्थ्य ठीक है? क्योंकि इन्हें तो क्या बोलते हैं, बहुत दूर से पानी भर के लाना पड़ रहा है, तो इनकी फिजिकली जो इनकी बॉडी है वो प्रभावित हो रही है। आपने अर्बन क्षेत्र में देखा होगा कि अर्बन एरिया में देखा होगा कि जो घरों घर में पानी आता है, पर गाँव में दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ पिक्चरें जिनके माध्यम से हमने समझा कि स्वास्थ्य क्या है। आगे हम बात करते हैं। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उनकी घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उन्हें बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है। सपोज दैट कोई गांव का एक क्षेत्र है, ऐसी बस्ती में रह रहा है। ये देखिए, ये बस्ती दिखाई गई है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बस्ती में रह रहा है और उसको डेंगू हो गया, और डेंगू होने के बाद वो ठीक भी हो गया, पर क्या उसकी क्या गारंटी है कि उसको दोबारा डेंगू नहीं हो सकता? तो ऐसी बस्ती में रहने के बाद काफ़ी ज़्यादा जहाँ पर गंदगी होती है, ऐसी क्या उसको ये समझ में आएगा कि क्या मुझे दोबारा डेंगू नहीं होगा? ठीक है, तो ये क्या है, सारी समस्या किससे जुड़ी है? स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें फुर्ती से, चुस्ती से और मनोबल से करें, मतलब उत्साह के साथ करें। हम नहीं चाहते हम कोई कार्य करें कि हम ऐसे करें कि हम बिल्कुल भी मतलब डाउन फील कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम कुछ भी कार्य करें तो हमारा उसको करने में मन लगे। ये भी एक स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ है। डरे सहमे रहना स्वास्थ्य जीवन का लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त यानी स्ट्रेस फ्री रहना भी स्वास्थ्य से संबंधित है। हमारे जीवन के सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से ही होते हैं। चलिए, भारत में कुछ स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात दिखाई गई है। हमें यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक कॉलम को हम पढ़ते हैं।
संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर यहाँ योग्यता प्राप्त करते हैं। मतलब भारत में जो है 30,000 से ज़्यादा अधिक डॉक्टर हर वर्ष बनते हैं। ओके, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है, काफ़ी ग्रोथ हुई है। 1950 में केवल 2,717 अस्पताल थे, लेकिन 1991 में ये संख्या बढ़कर 11,174 हो गई। 2017 में यह संख्या और बढ़ गई और कितनी हो गई? 23,583 हो गई। ओके, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने तो चिकित्सक पर्यटक आते हैं। स्टूडेंट्स, ये चिकित्सक पर्यटक क्या होते हैं? चिकित्सक पर्यटक होते हैं जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि जो बाहर की कंट्री से लोग जो है हमारे भारत में इलाज करवाने आते हैं। क्यों करवाने आते हैं? क्योंकि एक तो इंडिया में बहुत सा अच्छा इलाज होता है। जैसे एक हॉस्पिटल का नाम ले हम, एम्स, ठीक है। तो दूर दूर से जो है चिकित्सक पर्यटक जो है वहाँ यहाँ इलाज कराने आते हैं, क्योंकि यूएस, कनाडा जैसे देशों में जो इलाज है वो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन भारत में यही इलाज सस्ते दाम पर सस्ते में बहुत अच्छे से निपट जाता है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पर बांग्लादेश से, नेपाल से या कहीं से भी जो है, अब किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो वो भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं, उन्हें चिकित्सक पर्यटक कहते हैं। जिसकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। किसकी? भारत के अस्पतालों की। भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। मतलब भारत में दवाइयाँ इतनी निर्मित की जाती है कि जिसमें भारत का नंबर 3 आता है। भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। निर्यात मतलब कि हमारे देश से दवाइयाँ जो हैं दूसरे देश में पहुंचाई जाती हैं। तो ये एक बॉक्स हमने देखा। इस बॉक्स में हमने देखा कि जो भारत की जो अच्छाई हैं, जो मतलब मेडिकल सेक्टर में कितनी अचीवमेंट्स भारत की हैं वो यहाँ दिखाई गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे ही कॉलम में, तो देखिए यहाँ पर भारत में अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो शहर में होते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए बड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि अस्पताल जो है काफ़ी दूर दूर पर होते हैं। गाँव में क्या होता है, सिर्फ जहाँ एक छोटा कमरा होता है वहाँ पर एक डॉक्टर या फिर जो मान लो कि एक डॉक्टर की तरह एक व्यक्ति होता है जो नॉर्मल बुखार और कुछ भी दस्त वगैरह किसी के भी जो दवाइयाँ हैं वो दे देता है, और एक नर्स होती है बस। लेकिन अगर जब वो बीमारी जो है बड़ी होती है तो वही जो डॉक्टर होता है, वहाँ का जो छोटे कमरे में बैठा डॉक्टर होता है, वो गांव के बड़े अस्पताल में उनको रेफ़र कर देता है। तो यही बताया गया है कि ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। क्यों कम है, हम इस पर बात करेंगे। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक मतलब टीबी से मर जाते हैं। भारत में लगभग, अब तो इतना नहीं है, लेकिन 2005 तक ये स्थिति बहुत ख़राब थी। 2005 में तक भारत में इतने टीबी के मरीज थे कि उनकी जो मरने की संख्या है वो, मतलब टीबी के मरीज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी मृत्यु हो जाती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वह हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे से लगती हैं। अभी संचारणीय बीमारियां कौन सी होती हैं? जैसे हैजा हो गया, पेट के कीड़े हो गए, हेपेटाइटिस हो गया। ये सारी बीमारियां किससे होती है? पानी से या दूषित खाने से लगती हैं। तो इन्हें हम कौन सी बीमारियां कहते हैं? संचारणीय बीमारियां कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के समस्त बच्चों में आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं, मतलब उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण उनका जो है ग्रोथ नहीं हो पाता। किसी की हाइट बढ़ रही है तो किसी का वेट नहीं बढ़ रहा, किसी का वेट बढ़ रहा है तो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, और बीमारियां उनको लगती रहती है। तो इस वजह से वो अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं, यानी वो कुपोषित हो जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। जैसे क्या क्या चाहिए? स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अस्पताल चाहिए, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं चाहिए। आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट की जो प्रयोगशालाएं होती है, और भी कोई टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उन सब के लिए लैब चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, ठीक है, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सके।
इन सब से बचाव, बीमारियों से बचाव के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों, अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। हम चाहते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी हो गई है तो हमारा जो इलाज है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या होती है? सबसे पहले तो एक बढ़िया जगह होनी चाहिए, मतलब यानी स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए कि पर्टिकुलर वो चीज़ उस चीज़ के लिए बनी है। जैसे लाइक अस्पताल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपने देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे, लेकिन शहरी क्षेत्र में देखे होंगे आपने, ये सारी चीज़ें गाँव में नहीं देखी होगी। ठीक है, लैब होती हैं, बहुत सारी लैब चाहिए। कुछ भी, किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है तो तुरंत पता चल जाएगी टेस्ट के माध्यम से। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, फलाना टेस्ट, ढिकाना टेस्ट। एम्बुलेंस की सुविधाएं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति की ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई है तो घर पर उसको सुविधा मिल सके कि तुरंत वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। किसके जरिए? एम्बुलेंस के जरिए। ब्लड बैंक, अगर किसी को खून की कमी हो गई है तो ब्लड बैंक भी होना चाहिए, उसको समय पर ब्लड उपलब्ध हो जाना चाहिए। मरीजों को आवश्यक सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास प्रॉपर डॉक्टर होने चाहिए, नर्स होनी चाहिए। ठीक है, विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है। पर हमने ज़्यादातर देखा है कि जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज में होते हैं। हो भी क्यों ना, आपको पता है हर कोई तो एम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता। डॉक्टर बनने के लिए जो है हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है नीट का। ठीक है, हर कोई तो गवर्नमेंट सेक्टर में का एग्ज़ाम, एम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो वो प्राइवेट अपना जो है डॉक्टर बनने का खर्चा निकालते हैं। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो है डॉक्टर बनने के लिए 5 साल की डॉक्टरी होती है, तो 1 साल के लिए कम से कम खर्चा जो है 40 या 50 लाख का होता है। अब जितना उन्होंने अपनी पढ़ाई में, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई में पैसा लगाया है, उस पैसों की मतलब भरपाई भी तो उन्हें करनी है, उतना कमाना भी है, उससे ज़्यादा भी कमाना है। और गांव में अगर वो जाएंगे तो गांव में उनको इतना सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में अगर वो अपना एक क्लिनिक खोल लेते हैं तो उनको बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा शहर में कोई डॉक्टर होते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं शहर में। मैं दिल्ली शहर में हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम ना करके अपना एक क्लिनिक खोल लेते हैं और पेशेंट को देखने की फ़ीस ही 500 रुपये या 600, कहीं कहीं तो 1000 रुपये होती है। तो वो जितना वो अपने स्टडी में खर्च किया है उन्होंने, उतना ही वो अर्न भी करना चाहते हैं। और अगर उन्हें पता है अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो उन्हें उतना अर्निंग उनकी इतनी अर्निंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सोच है डॉक्टर्स की। चलिए आगे हम बात करते हैं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल हैं। भारत में बहुत संख्या में डॉक्टर हैं, मेडिकल की शॉप्स हैं, दवाखाने हैं, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। आप सभी ने जब अभी ऊपर बॉक्स में देखा कि हमारे भारत में कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, कितने सारे डॉक्टर हर वर्ष बनते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं भारत में। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव भी है और ज्ञान भी है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें कौन चलाती है? सरकार चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है। सरकार, आपने सरकारी अस्पताल देखे होंगे, बहुत सारे सरकारी अस्पताल होते हैं। इंडिया में भी आपने देखे हैं, इंडिया में ही आपने बहुत सारे सरकारी अस्पताल देखे हैं। हर स्टेट में सरकारी अस्पताल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं आप दिल्ली के एक अस्पताल का नाम लूँ, GTB हॉस्पिटल, ठीक है, लोकनायक हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। तो उनमें क्या होता है, हमें कुछ भी बीमारी होती है, हम जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, पर्ची लेते हैं, 1 रुपये या 5 रुपये की पर्ची मिल जाती है। फिर जाके डॉक्टर की लाइन में खड़े हो जाते हैं। जब हमारा नंबर आता है तब हम डॉक्टर को दिखा देते हैं और डॉक्टर जो है दवाइयाँ जो लिख देते हैं, वो ज़्यादा दवाइयाँ लिखते नहीं हैं, 1 या 2 गोली लिखते हैं, वो भी वहीं अस्पताल से मिल जाती है। तो ये कहाँ से होता है? ये सरकारी अस्पताल में होता है ये सारी चीज़ें। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ उपलब्ध हुई हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ, इस जो हमारा दूसरा कॉलम था, फिर भी वो हमें क्या दिखा रहा था? वो हमें ये दिखा रहा था कि भारत की कंडीशन कितनी ख़राब है। हमने ऊपर देखा था ना, ये 2 कॉलम्स की हमने बात करी थी। पहले कॉलम्स की हमने भारत के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें जानी थी मेडिकल सेक्टर में, लेकिन यहीं दूसरे कॉलम में हमने जाना था कि कितनी ख़राब स्थिति भारत की है। इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी इतनी सारी समस्या हैं। ठीक है, चलिए
दूसरा स्तंभ हमें क्या दिखाता है, हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है कि हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह स्थिति जो है हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अच्छे अच्छे जो अनुभवी डॉक्टर हैं, ठीक है, फिर भी हम सबको आवश्यक जो जितनी उनको आवश्यकता है उनके अकॉर्डिंग उनको स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। चलिए ऐसा क्यों है हम जानेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है, एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें आपको बहुत सारी भीड़ दिख रही है, पेशेंट दिख रहे हैं लाइन में, ठीक है। ये किसी सरकारी अस्पताल के मरीजों को अक्सर ऐसी ही लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। किसके, कौन से हॉस्पिटलों के, सरकारी अस्पताल में। चलिए, लेकिन हम जानते हैं ऐसी स्थिति क्यों है। सबसे पहले हम एक स्टोरी की बात करेंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, जिससे हमें डिफरेंस पता चलेगा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। चलिए, यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है अमन, दूसरे का नाम है रंजन। बहुत अच्छे मित्र हैं, दोनों ही बड़े दिनों बाद स्कूल आते हैं। तो जो रंजन होता है वो अमन को बोलता है, अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो। तो फिर नीचे देखिए, तो यहाँ पे अमन बताता है कि मुझे वायरल बुखार हुआ था और मुझे अस्पताल जाना पड़ा। तो रंजन बोलता है, अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था, इसी सोमवार से मैं स्कूल आ रहा हूँ। मेरे जो डैडी हैं वो किंग्सवे के नए अस्पताल में मुझे ले गए थे दिखाने के लिए, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कौन बता रहा है, एक तरफ रंजन बता रहा है, किसकी बात बता रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा है। लेकिन अब अमन सोचता है, अच्छा लगा हॉस्पिटल में, कैसे किसी को अच्छा लग सकता है। तो देखते हैं कैसे अच्छा लगा। चलिए, अब रंजन बताता है कि जहाँ वो गया था, अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कि कोई 5 सितारे यानी 5 स्टार होटल है। डैडी कह रहे थे ये एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी ने 500 रुपये जो है दिए, उनकी रिसिप्ट कटी, 500 रुपये दिए। वहाँ बड़ा अच्छा संगीत भी बजा था, म्यूज़िक भी बज रहा था। आप गए होंगे किसी अच्छे क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा प्राइवेट में, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल में, कि बड़ा साफ़ सुथरा होता है। जाते ही आपको पहले वहाँ पे फ़ी पे करनी होती है, जितनी भी उस डॉक्टर की फ़ीस होती है। उसके बाद वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत अच्छी क्लिनिक के बावजूद वहाँ पे जो है संगीत यानी म्यूज़िक बज रहा होता है। सब कुछ इतना साफ सुथरा होता है कि मतलब सब कुछ जगमगा रहा होता है। ये सारी बातें रंजन अमन को बता रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण यानी टेस्ट करवाने को कहा। वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, ये जो रंजन का जो टेस्ट ले रही हैं, ब्लड टेस्ट ले रही हैं, वो क्या कह रही है, क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है। वो किस तरीके से उससे बात कर रही है कि जैसे मतलब एक फ्रेंड्स होते हैं उस तरीके से बात कर रही है। मतलब मजाक में उसने उसका खून भी ले लिया, पता भी नहीं चला रंजन को। जब सारे परीक्षण के नतीजे आ जाते हैं तो ये जो है नतीजे आ जाते हैं तो वापस हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और सब कुछ ठीक ठाक है ऐसा डॉक्टर कहते हैं। मुझे डॉक्टर सिर्फ इतना कहते हैं कि रंजन को सिर्फ वायरल फीवर हुआ है और कुछ नहीं, और दवाइयाँ लिख देते हैं और आराम करने को कहते हैं। यहाँ देखिए, हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है, यह सफ़ेद वाली सोने से पहले, और यह शरीर के दर्द के लिए, और एक सिरप, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है सबका। इतनी सारी दवाइयाँ उसको मिल जाती हैं, किसको, रंजन को। एक डॉक्टर हंस के बात करते हैं और इतनी सारी दवाइयाँ भी दे देते हैं और पैसे भी तो उसी हिसाब से लेते हैं ना। फीस भी तो 500 रुपये ली थी, दवाइयाँ भी इतनी सारी दे दी, फैसिलिटीज़ भी दी। तो रंजन बोलता है, मेरा तो आधा जो बुखार था वो वहीं ठीक हो गया, धन्यवाद डॉक्टर, तो मुझे तो अभी से ही ठीक लगने लग गया। एक तरफ यहाँ अमन की कंडीशन वो पूछता है, क्या पूछता है, तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, अच्छा अपनी तो कहो। कौन कह रहा है, रंजन कह रहा है कि अपनी तो बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम अपना एक्सपीरियंस तो बताओ हॉस्पिटल जाने का। तो अमन बताता है, जब हमारी बारी आई तो चलिए, कहता है कि वह तुम्हारे वाला अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था, पर पहले अब्बा तो मुझे उस अस्पताल में ले जा नहीं रहे थे क्योंकि वहाँ समय बहुत लगता है। कौन बता रहा है, अमन बता रहा है रंजन को। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की, खून की जांच के लिए क्या कहा, इसके लिए हमें एक लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहाँ भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था, ठीक है। और सच कितना देखिए, ये तो बाद की बात थी, लेकिन इसके बाद जो है ये वाली बात है।
और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, अमन बता रहे हैं, हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में, ये लंबी लाइन आपको दिख रही होगी, लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि पूरे समय अब्बा के सहारे मैं टिक कर खड़ा रहा। फिर आगे बात होती है डॉक्टर के पास। जब उनकी बारी आई तो डॉक्टर ने खून टेस्ट के लिए बोला, ठीक है। इसके लिए उन्हें फिर से एक लंबी लाइन में लगना पड़ा, खून भी लिया गया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी थी। जहाँ एक तरफ अमन के हॉस्पिटल, रंजन के हॉस्पिटल में कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। जो खून लेने वाली नर्स थी वो इतने प्यार से चुटकुले सुना कर उसका ब्लड टेस्ट ले रही थी, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कितनी स्थिति ख़राब है। हमें 3 दिन बाद खून का नतीजा मिला, मतलब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मिली। फिर हम वापस अस्पताल गए, उसी दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर थी। अब क्या होता है, अक्सर सरकारी अस्पतालों में होता है कि 3 दिन दूसरे डॉक्टर बैठते हैं, 3 दिन दूसरे, मतलब MWF में दूसरे डॉक्टर बैठते हैं तो TTS में दूसरे डॉक्टर बैठते हैं, और संडे की तो छुट्टी होती है, ठीक है। तो अगले दिन जिस टाइम वो रिपोर्ट लेने पहुँचे और मतलब डॉक्टर को दिखाने पहुँचे रिपोर्ट के साथ, तो कोई और डॉक्टर थी। उन्होंने बस इतना बोला कि मुझे अपना OPD कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट दिखाओ जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे डॉक्टर क्या कहती है, आगे कहती है कुछ नहीं हुआ, वायरल फीवर हुआ है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, बुखार उतारने की है गोली देनी है बस, और कुछ नहीं। बस कितनी, एक गोली देनी है। मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया था, मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च भी हुआ। ये कौन कह रहा है, रंजन कह रहा है। जहाँ रंजन एक तरफ सोचता है कि मेरा अस्पताल इतना बढ़िया भी था, ठीक है, बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए, बहुत सारी जो है दवाइयाँ भी मिली, लेकिन एक तरफ अमन को क्या मिला, अमन को जो है 1 रुपये में उसकी पर्ची कटी थी, ठीक है। डॉक्टर ने खाने के लिए सिर्फ 1 गोली दी थी, जहाँ पर कोई पैसा भी नहीं लगा, ठीक है। तो वो सोचता है कि कितना फ़र्क है प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल में। चलिए यही हमने एक इस स्टोरी से इस माध्यम से जाना कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं थी और जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं थी उनमें क्या क्या डिफरेंस है। चलिए एक बार और डिस्कस करते हैं हम। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। जैसे अभी हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में बात करी। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं, चाहे वो बीमारी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी हो। गाँव के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। जैसे मैंने बताया ना कि आपको एक गांव में क्या होता है, एक छोटा सा कमरा होता है, उसमें एक नर्स होती है और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है, जो सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। किसको, उस स्वास्थ्य सेवक को। जो छोटी बीमारी होती है, बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, ठीक है, लूज मोशंस हो गए, नॉर्मली वो दवाइयाँ देना जानता होता है, उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी गई होती है। और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में काम करता है। जो प्राइमरी जो हेल्थ डॉक्टर्स होते हैं, हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स होते हैं, उनकी देखरेख में वो काम करता है। अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता तो रेफ़र कर देता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है ना, वो कई गाँवों का एक होता है जो गांव की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, जिला स्तर पर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। मतलब सबसे पहले आपको दिखा होगा एक कमरा जिसमें कि सिर्फ एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक, एक नर्स, ठीक है। अगर कोई समस्या थोड़ी बड़ी होती है तो कहाँ रेफ़र कर देता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर रेफ़र कर देता है। अगर समस्या कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो वहाँ पर कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर उनको रेफ़र कर दिया जाता है। बड़े क्षेत्रों में कई सारे सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसा एक वह था जिसमें कौन गया था, अमन गया था। और ऐसे भी विशेष सरकारी अस्पताल बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको दिल्ली के अस्पताल के बारे में बताया, JTB हॉस्पिटल हो गया, लोकनायक हो गया, ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। चलिए, इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्धता को पूरा करने के लिए
ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। सेवाओं को चलाने के लिए धन जो है किससे लेती है? अब भाई सरकार इतनी सारी चीज़ें अगर हमें प्रोवाइड करवा रही है तो आपने जब देखा होगा, जब प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाते हैं उसमें बहुत सारी फ़ीस लगती है, ठीक है। वो फ़ीस तो हम अपने पास से देते हैं, कितनी बहुत सारी देते हैं, लेकिन जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये लग जाएंगे अगर लगेंगे। तो गवर्नमेंट को भी तो, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट के नर्स हैं, उनको सैलरी भी तो देनी पड़ती है। किस तरीके से वो अपना जो हॉस्पिटल है वो कैसे चलाते हैं? वो उनके पास पैसा कहाँ से आता है? उनके पास पैसा आता है टैक्स से, कर से। और वो टैक्स किससे लिया जाता है? वो टैक्स लिया जाता है हमसे, यानी जनता से। किस माध्यम से लिया जाता है? जैसे कि आप सभी को पता है GST टैक्स हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। मतलब हम अगर खाने के लिए जा रहे हैं तो हम टैक्स देते हैं, अगर मतलब कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो उस पर हम टैक्स देते हैं। ये चीज़ हमें नॉर्मली पता है, हमने 6th क्लास के उसमें डिस्कस किया था इस चैप्टर में, इस बुक में, कि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, जिसके कारण जो है गवर्नमेंट हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है। ओके, लोग सरकार को क्या टैक्स के रूप में क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अच्छा उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क मतलब फ्री और या फिर बहुत कम कीमत पर लोगों तक पहुंचाना है, जिससे कि गरीब से गरीब लोगों का भी इलाज हो सके। हर कोई तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकता, हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाने में सक्षम भी नहीं होता है। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता रंजन के फादर की तरह कि वो अपना इलाज अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर और तुरंत जल्दी से जल्दी इलाज करवा लें, ठीक है। लेकिन हर कोई इतना नहीं कर सकता ना। किसी एक आम व्यक्ति की अगर सैलरी 15,000 है तो उसको अपने घर के खर्चे भी तो चलाने हैं। अगर किसी को उसी में अगर उसके घर के किसी सदस्य को बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है, बहुत भयंकर वाली बीमारी हो जाती है, तो ये 15,000 में तो पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसके लिए वो कहाँ से अपनी पूर्ति करता है? सरकारी हॉस्पिटल में जाके कर सकता है, राइट। तो चलिए एक बार हम टैक्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने के लिए खर्च करती है। सरकार हमसे जो टैक्स लेती है ना, वो रिटर्न हमें ही कर देती है। किस तरीके से? बहुत सारी सुविधाएं देकर, जैसे प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से भी सभी नागरिकों को लाभ होता है। अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। वो कौन कर सकता है? गवर्नमेंट ही कर सकती है। अब आपने देखा होगा, हम कुछ भी काम करेंगे हम सिर्फ अपने लिए करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो सबके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास भी कहाँ से पैसा आएगा? जब हम उनको टैक्स देंगे तभी तो आएगा। मतलब गवर्नमेंट हमसे लेती भी है तो हमें उसे जो सर्विस वो हमें देती है उसमें वो चुका देती है। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यवसाय, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग प्राकृतिक आपदाएं जब आ जाती हैं, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, आपने देखा होगा ना, गवर्नमेंट ने तो वर्क किया बाढ़ से ग्रसित लोगों को बचाने के लिए, उन तक खाना पहुंचाने के लिए। भूकंप आने पर जिन लोगों के सारे घर टूट जाते हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प पहुंचाती है। गवर्नमेंट क्यों, कैसे पहुंचा पाती है? गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? कैसे आता है? टैक्स से आता है। जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तभी तो वो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर पाएगी, ठीक है। सुनामी आदि मामलों से राहत के लिए जो है, और परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों द्वारा ही राजस्व से चलाया जाता। मतलब सारी चीज़ें कहने का अर्थात कहने की जो मतलब अर्थात यह हुआ कि जो हम टैक्स देते हैं उनसे जो गवर्नमेंट है वो हमें विभिन्न सुविधाएं, विभिन्न सर्विस सेवाएं हम तक पहुंचाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें सरकार को टैक्स देना चाहिए। आगे बात करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, इतनी सारी बीमारियां होती हैं, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया को फैलने से रोकना होता है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। अकेला तो कोई व्यक्ति कर नहीं पाएगा। आपने देखा होगा, इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो टीवी में ऐड भी डलवाती है कि हाथ धोकर खाना खाएं, ठीक है। पानी को ढक कर रखें, अगर पीने का पानी है उसको ढक कर रखें,
अपने आसपास जो घर के बाहर है पानी को इकट्ठा ना होने दें, इसके लिए वो बहुत सारी मुहिम भी चलाती है गवर्नमेंट। जब हम गवर्नमेंट तो मुहिम चलाती है, लेकिन अगर साथ में हम जागरूक नहीं होंगे तो हम कैसे बच पाएंगे? हमें भी तो जागरूक होना पड़ेगा। तो हमें भी गवर्नमेंट के साथ सहयोग भी देना ज़रूरी होता है, वरना ये क्या होंगी, ये सारी जो मुहिम जो सरकार हमारे लिए चलाती है वो सब क्या हो जाएगी? असफल हो जाएगी। मतलब उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए जो अभियान गवर्नमेंट चलाती है वो सफल तभी हो पाएंगे जब उसमें हम सहयोग करेंगे। ओके, हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना, सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी जो है। सबसे पहले लोकतंत्र जो हमारा जो संविधान है उसमें लिखा गया है कि क्योंकि हमारा संविधान क्यों बना? क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है। उसमें लिखा गया है कि हमें गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वो अपनी जनता को, अपनी जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य की सारी सेवाएं उपलब्ध कराएं, ठीक है। उनका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अब जीवन का अधिकार मतलब राइट टू लाइफ, ये संविधान के आर्टिकल 21 किसमें, अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, और इस जीवन जीने के अधिकार को गवर्नमेंट को पूरा करना है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको पूरा करना है। चलिए, सरकार को हर व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसके जीवन की जो सुरक्षा है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ है 21 में कि सरकार को सारी सुविधाएं जो हैं स्वास्थ्य से संबंधित, जीवन जीने से संबंधित जो ज़रूरतें हैं वो लोगों तक पहुँचानी है। अगर वो इलाज किसी हॉस्पिटल में अगर व्यक्ति को इलाज नहीं मिल पा रहा है, मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, नहीं मिल पा रहा है तो उसके जीवन की जो सुरक्षा है उसको नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिससे आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान और उसकी जिम्मेदारी भी पूरी करनी चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लेडी बैठी है जिसमें उसकी बच्ची जो है उसको ग्लूकोज चढ़ रही है। ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव नहीं होता। संक्रमण मतलब हमने जाना जो दूषित पानी से जो है फैलती है बीमारियाँ। चलिए, ये हमने बात करी थी गवर्नमेंट सेक्टर की। अब आप बात करते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाओं की, यानी पब्लिक हेल्थ सर्विस की। हमारे देश में कई तरीके की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। आपने देखा होगा शहरों में कि हर कोई छोटे से छोटा डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठा है और अच्छा अर्न भी कर रहा है, कमा भी रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय है जिसे RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल में नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं भी हैं। प्रयोगशालाएं जो प्राइवेट सेक्टर की प्रयोगशालाएं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा डॉक्टर लाल पैथ लैब, राइट। ऐसी बहुत सारी लैब खुल गई हैं जहाँ पे गवर्नमेंट में ब्लड टेस्ट के लिए मात्र 50 या 80 रुपये देने पड़ते होंगे, लेकिन वहीं एक तरफ प्राइवेट सेक्टर में यही ब्लड टेस्ट कराने के लिए 300 या 500 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। इतना डिफरेंस होता है। जो परीक्षण, काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं जो परीक्षण करती हैं वे विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड की। ऐसी दुकानें भी हैं जहां हमें दवाइयाँ खरीद सकते हैं। हमने गवर्नमेंट में देखा था, हमें दवाई जो है गवर्नमेंट सेक्टर में देखा था हमें दवाइयाँ फ्री में मिल रही थी, बट यहाँ पे दवाइयों के लिए भी पे करना पड़ता है। अगर कोई टेस्ट करवा रहे हैं तो उसके लिए पे करना पड़ता है। पे भी थोड़ा नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता है, राइट। चलिए, यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सीन आपको दिखाया गया है, सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल का, जिसमें इतनी अच्छी सुविधाएं हैं। दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा, आप देख रहे हो कितनी क्लीनिंग है यहाँ पे, कितना साफ़ सुथरा ये कमरा है, ठीक है। किस तरीके से पेशेंट्स का ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएँ, निजी मतलब प्राइवेट हेल्थ सर्विस, सरकार का स्वामित्व, यानी सरकार का कोई अधिकार इन पर नहीं होता है।
मतलब सरकार उनको नहीं चलाती है, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं अपना एक हॉस्पिटल खोल लेते हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, वही इस हॉस्पिटल को चलाते हैं। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। किसमें? जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। पहले जाकर रिसेप्शन पे फीस जमा कराओ, तब आपको डॉक्टर देखेंगे। उसके बाद जो वो बहुत सारे टेस्ट लिखेंगे, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। टेस्ट लिखने के बाद वो आपकी रिपोर्ट्स देखेंगे। रिपोर्ट्स देखने के बाद आपको मेडिसिन लिखेंगे, तो मेडिसिन के लिए बहुत सारी मेडिसिन लिख देते हैं, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। यह क्या देखा हमने कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें हमें कितना सारा इलाज के लिए पैसा देना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें भी देखी जा सकती हैं। बहुत शहरों में आपने जो है हर जगह मेडिकल स्टोर्स देखे होंगे, बहुत सारे। मतलब अगर आप 2 कदम की दूरी पे चलते हैं एक मेडिकल स्टोर, दोबारा 2 कदम की दूरी पे आगे बढ़ते हैं दोबारा मेडिकल स्टोर। तो ऐसे जो निजी मेडिकल स्टोर हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? शहरी क्षेत्र में। चलिए, स्वास्थ्य सेवाओं और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है? जहाँ हमने 2 सेक्टर की बात करी, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसे कहा जा सकता है, क्या समान है? नहीं, समान नहीं है। जहाँ एक तरफ इतना पैसा लेके इलाज किया जाता है वहाँ, और दूसरी तरफ वहीं पैसा लेके इलाज नहीं किया जाता। जहाँ एक तरफ पैसा देने के बाद बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं, वहाँ दूसरी तरफ हमें जो है सुविधाएं तो मिलती हैं लेकिन लंबी लंबी लाइनों में खड़ी होकर मिलती हैं। तो ये स्थिति दिखाई गई है। चलिए डिस्कस करते हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। आपने देखा होगा जगह जगह पर हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जगह जगह पर क्लिनिक खुल रहे हैं प्राइवेट, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो नहीं खुल रहे हैं ज़्यादा। ऐसी दिशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ज़्यादातर फिर लोग क्या सोचेंगे, हम पास के, अब मेरे घर के पास में एक हॉस्पिटल है वो प्राइवेट है, अगर सपोज दैट मुझे कुछ होता है तो मैं जल्दी से भाग के उसमें जाऊंगी। और जो जिस हॉस्पिटल की मैंने बात करी जीटीबी हॉस्पिटल, वो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। अगर मुझे कुछ बीमारी है तो मैं बगल वाले जो घर के पास वाला जो हॉस्पिटल है उसी में ही तो जाना पसंद करूँगी, इतने दूर वाले हॉस्पिटल में जाना कैसे पसंद करूँगी। लेकिन उसके लिए मुझे, अगर मैं अपने घर के पास वाले हॉस्पिटल में जाती हूँ जो कि एक प्राइवेट है, वहाँ मुझे पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वहीं मेरे को जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट कराना है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट में जाती हूँ तो मुझे वहाँ पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन मेरा जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, मुझे लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। राइट, ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है, जैसा कि आपको पता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, कहाँ की? निजी हॉस्पिटल की। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते। ठीक है, परिवार में बीमारियाँ होती हैं, उन्हें ऋण लेना पड़ता है, यानी जो है लोन लेना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटलों में मरीज का इलाज बाद में किया जाता है, पहले जो है पैसे मांगे जाते हैं। किसमें? प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं। पैसे मांगे जाते हैं, और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, भर भर के मांगे जाते हैं। जिसके पास, लोगों के पास होता तो नहीं है इतना पैसा, तो वो क्या करते हैं, ऋण ले लेते हैं, यानी लोन ले लेते हैं। ठीक है, कुछ निजी स्वास्थ्य सेवाएं अधिक कमाने के लिए ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उन्हें प्रयोग नहीं किए जाते। उदाहरण के लिए प्राय देखा गया है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ देते हैं। ये कहाँ होते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है। इंजेक्शन और सेलेनाइन आदि की सलाह देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, वो चीज़ भी हमें करने को कहते हैं और उसके लिए फिर वो पैसा लेते हैं। पैसा उनको चाहिए तभी तो इतनी सारी चीज़ें करने को कहते हैं। जहाँ एक तरफ आपने देखा था कि अमन का हॉस्पिटल था, उसको सिर्फ एक गोली दी गई, उसकी बीमारी की एक गोली दी गई। वहीं वो बीमारी रंजन को भी थी, उसको इतनी सारी दवाई दी गई। क्यों? क्योंकि उधर पैसा भी दिया था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यस, यहाँ पे दिया गया है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनरिक नेम की उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो। जेनरिक नेम मतलब कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे मान लो अभी कोरोना आया था, आप सभी को पता है, उसकी वैक्सीन के लिए ना जो कंपनियां होती हैं
जो कंपनियां होती हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खर्च किया, ठीक है, तब जाके वो वैक्सीन वो बना पाए। काफ़ी ज़्यादा खर्च के बाद वो वैक्सीन को बना पाए। लेकिन वो कंपनियां क्या करती हैं, जितना उन्होंने खर्च किया उस और थोड़ा प्रॉफिट भी कमाने के लिए वो एक पेटेंट कर लेते हैं। पेटेंट जो है 10 से 15 सालों का होता है। वो कंपनियां क्या कहती हैं कि इस दवाई को सिर्फ हम ही बेच सकते हैं। जितना वो दाम तय करके रखते हैं उतनी ही जितना वो दाम तय करके रखते हैं उतने ही में वो दवाइयाँ बेचती हैं वो कंपनियाँ। लेकिन जब पेटेंट ख़त्म हो जाता है, क्या हो जाता है, पेटेंट जब उनका कंपनियों का ख़त्म हो जाता है तो वो जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट में आ जाती हैं। बेशक उन्हें बनाने में ज़्यादा पैसा नहीं लगा, मतलब कंपनी को लगा क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया, लेकिन जब वो मार्केट में दवाइयाँ आ जाती हैं तो जिन पहले से पता चल गया ना कि वो दवाइयाँ किस चीज़ से बनी हुई हैं, तो उन्हें बनाने में ज़्यादा पैसा नहीं लगा, तो उनका क्या है, उनको जेनरिक नेम दे दिया जाता है, राइट। तो पेटेंट ख़त्म होने के बाद कंपनी ने अपना प्रॉफिट जितना था वो कमा लिया, जितना उसने खर्च करा था वो कमा लिया। उसके बाद 10 या 15 साल का जो भी पेटेंट होता है वो फिनिश हो जाने के बाद मार्केट में दवाइयाँ आ जाती हैं, और वो जो दवाइयाँ होती हैं वो उन जेनरिक नाम से बेची जाती हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की 50,000 की तनख्वाह है, स्टूडेंट्स 50,000 आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन 50,000 में वो सारा खर्चा चलाने के बाद अपनी सेविंग्स में से 15,000 रुपये बचा पाता है, ठीक है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज का खर्चा 4 से 5 लाख का होता है, 4 से 5 लाख का होता है। भाई 15,000 कब कितनी बार वो जोड़ेगा तब जाके उसके पास 4 से 5 लाख होंगे, एकदम तो वो भी नहीं जोड़ सकता ना। तो जो अच्छा कमाते हैं, जो दिखने में गरीब भी नहीं है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, वो भी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने में, उनका खर्चा उठाने में बहुत ज़्यादा समस्या का वो करते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं। यह दिन चलिए, जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं, यानी ऋण लेते हैं, और अपनी कुछ संपत्ति भी बेच देते हैं। आपने देखा होगा किसी को कैंसर हो गया तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ क्योंकि बहुत जल्दी ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, बहुत अच्छे से पेशेंट का ध्यान भी रखा जाएगा। वो हर कोई चाहता है कि हमारा जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी ठीक हो, हमारा जो घर का मेंबर है जिसे इतनी बीमारी हो गई है वो जल्दी ठीक हो, तो मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए उन्हें पैसा भरना पड़ेगा। अब पैसा इतना सारा तो हो नहीं पाता, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो है अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, ठीक है, या फिर जो उनके गहने होते हैं उन्हें बेचकर पैसे लाते हैं, तब जाके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। ऐसे कई लोग करते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उनकी आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण उपलब्ध ही नहीं पाते, और इसलिए उनके बीमार पड़ने की जो संभावनाएं अधिक रहती हैं। बीमारी पर होने वाला खर्च भी उनकी हालत और ख़राब कर देता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 2 लोग, जिसमें ये प्रेग्नेंट लेडी है। क्या ये इस हालत में है स्टूडेंट्स कि ये जाके खुद पैदल चलकर हॉस्पिटल पहुंच पाए? इसके लिए भी तो कोई एम्बुलेंस चाहिए, कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिए ना कि इसको हॉस्पिटल भी पहुंचाया जा सके और इसको वापस घर भी छोड़ा जा सके। बेचारी को पैदल चल के जाना पड़ता है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में होता है। चलिए, कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। अब हमारे जो पुरानी थिंकिंग समझते आए हैं, जैसे कि अगर परिवार में कोई औरत बीमार हो जाती है, महिला बीमार हो जाती है, तो उसका इतना जल्दी से ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर कहीं वहीं पर अगर कोई पुरुष बीमार हो जाता है तो उसके तुरंत इलाज के लिए उसे ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये थिंकिंग लोगों के दिमाग में बनी हुई है कि जो औरत है वो घर में ही तो रहेगी, घर का तो काम करेगी, पर जो पुरुष है वो बाहर कमाने जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे अच्छी तरह
चल भी नहीं पाते, वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध। मतलब कुछ तो लोगों की सोच भी डिपेंड करती है। जैसे कि अभी हमने बात करी है, गर्भवती औरत एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर से पैदल चलना पड़े, क्या उसको वो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए कि एक एम्बुलेंस हो या कोई गाड़ी हो जो उसे अस्पताल तक पहुँचाया जा सके? तो ये मेंटलिटी भी होती है लोगों की कुछ। चलिए, अब इन सब मामलों में क्या किया जा सकता है? हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वे अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों, सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर होता है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों को स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर काम करना चाहिए। ऐसा करना संभव है। ठीक है, कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को हर तरफ जो है, जहाँ एक तरफ हमने एक डेटा देखा था कि हर साल जो है 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर इंडिया में डॉक्टर बन के निकलते हैं, तो दूसरी तरफ हमने देखा था इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब है लोगों की कि उनको अपना इलाज कराने के लिए दूर दूर तक भागना पड़ता है। राइट, चलिए यहाँ पे हम अच्छे से इसको समझेंगे केरल के अनुभव से। कैसे? अब गवर्नमेंट इसके लिए कैसे काम कर सकती है? आपने भारत का एक स्टेट सुना होगा, केरल। देखिए, ये रहा केरल, ये है केरल। ठीक है, मैं एक बार इसको जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए, ये है केरल। केरल ने किस तरीके से अपनी जो है स्थिति को सुधारा, यहाँ पे दिखाया गया है। बाकी स्टेट की गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। 1996 में केरल ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट 40% जो है, बजट का पूरा 40% यानी 40% उसने पंचायतों को दे दिया। और पंचायतें कहाँ होती है? ग्रामीण स्तर पर होती हैं। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ति कर सकती हैं। इससे गांव का जो पीने का पानी है, आहार है, औरतों के विकास है, शिक्षा आदि के लिए उचित सेवाएं जो है सुनिश्चित करना जो है संभव हो सका। 40 जो बजट बनाया जाता है हर साल, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट था केरल का, उसमें से 40% उन्होंने अपने ग्रामीण क्षेत्रों को दे दिया। ठीक है, पंचायतों को दे दिया और कहा कि तुम अपना जो है अपना विकास करो, लोगों के विकास के लिए कार्य करो। तो जो पंचायत है वो कर पाई, ग्रामीण क्षेत्र पर यहाँ पर बात हो रही है। पीने का पानी अच्छा उपलब्ध करा पाई, फूड अच्छा उपलब्ध करा पाई, औरतों के डेवलपमेंट के लिए भी काम किया गया। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच भी की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान भी दिया गया। अगर इतना पैसा पंचायतों को दिया गया, हो सकता था करप्शन भी हो, मतलब कि कोई पैसा जो है होता है ना कि जो पंचायत है वो थोड़ा सा अपने पास रख लेती है। लेकिन इसके लिए क्या किया? इसके लिए उन्होंने क्या किया? अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को काम पे लगा दिया देखने के लिए कि कितना काम हुआ है उस पैसे से। ठीक है, तो जिसके कारण करप्शन भी नहीं हुआ। स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया, इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्न के बाद भी थोड़ी बहुत तो समस्याएं फिर भी बनी रहती हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत दवाइयों में कमी आई, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर का न होना आदि। ये थोड़ी बहुत समस्याएं हर जगह होती हैं। ठीक है, कहीं पर बहुत ज़्यादा खुशी है तो थोड़ा सा गम तो होता ही है, लेकिन केरल राज्य ने बहुत अच्छा काम किया। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, किस तरीके से जानकारी, किस तरीके से समस्या लॉगिन हो सकती है। चलिए आगे हम बात करते हैं कोस्टारिका का तरीका। अब ये कोस्टारिका कहाँ है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक वर्ल्ड का मैप दिख रहा है। कोस्टारिका देखिए यहाँ पर है, ये देखिए, ये है एक कोस्टारिका देश, ये आपको दिख रहा है कोस्टारिका। यहाँ पे एक कोस्टारिका की बात बताई गई है। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कैसे? कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कोस्टारिका ने? वे देश में सेना नहीं रखेंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि वो देश में सेना नहीं रखेंगे, क्योंकि एक तो कोस्टारिका आपने देखा है बहुत छोटा सा देश था। ठीक है, उसके जो अगल बगल है उसके दुश्मन भी नहीं है। ठीक है, तो उसने सेना भी रखने का निर्णय नहीं लिया। इससे उन्हें सेना पर जो है व्यय खर्च नहीं करना पड़ेगा, मतलब धन को लोगों को जो धन है उसको लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी ज़रूरतों को
पूरा करने के लिए मदद मिलेगी। कोस्टारिका की सरकार मानते हैं कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास यानी रहने के लिए अच्छी जगह, स्वास्थ्य की शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण माना। मतलब कोस्टारिका जब अपने बच्चों को स्टडी करवाती है तो वो साथ के साथ यह भी बताती है कि हमें हेल्दी जीवन के लिए क्या क्या करना चाहिए। वो अपनी एजुकेशन में ये चीज़ें डालती है, बताती है स्टूडेंट्स को। अपने सभी स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो इंडिया में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि बताना चाहिए बच्चों को। और इसके लिए गवर्नमेंट, हमने देखा है गवर्नमेंट जो टीवी में ऐड डलवाती है कैसे कि हाथ धोकर खाना खाएं, ऐसे धीरे धीरे ये हो रहा है। ठीक है, और भी ज़्यादा स्तर पर गवर्नमेंट को करना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। यहाँ पे कुछ वोकैब्स दी गई हैं जिस हम बात करते हैं। जैसे कि हमने सार्वजनिक की बात करी। सार्वजनिक वो होता है जो क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जिसके लिए हम टैक्स देते हैं। फिर टैक्स की तो जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट उससे हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती है। किस चीज़ की सर्विस? स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन, सफाई, इतनी सारी सर्विस हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो उन पर हम सवाल उठा सकते हैं। किस पर? सार्वजनिक सेवाओं पर। निजी, आपको पता है निजी तो निजी होता है, वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा चलाया गया और अपने मुनाफे के लिए चलाया जाता है। राइट। चलिए, चिकित्सा पर्यटक हमने जाना कि दूर दूर से, भारत से बाहर के जो लोग हैं वो अपना इलाज करवाने के लिए इंडिया में आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि इंडिया में बहुत सस्ता इलाज, उनकी कंट्री से ज़्यादा सस्ता जो है हम इंडिया में इलाज हो जाता है, इसलिए आते हैं। उन्हें चिकित्सक पर्यटक कहते हैं। संचारणीय बीमारी हमने देखी। संचारणीय बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम तक पहुंचती हैं, जैसे कि पानी और भोजन और हवा से। इसमें से एक बीमारी अभी आई थी कोरोना। ठीक है, कोरोना वायरस की, यानी कोविड-19, ये भी एक संचारणीय बीमारी है। ओपीडी हमने जाना, जिसमें कि अमन गया था। अमन को सबसे पहले ओपीडी में लाइन लगानी पड़ी थी। ओपीडी की फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में जाना पड़ता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको पहले ओपीडी में दिखाना होगा। अगर आपकी जो समस्या है वो गंभीर है तब आपको ओपीडी वाले डॉक्टर रेफर करेंगे कि आप एडमिट हो जाइए। राइट। नैतिक आचार हमने जाना, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। जेनरिक नेम हमने जाना, दवाइयों के रासायनिक नाम को जेनरिक नेम बोलते हैं। वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए कोई दवाई है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो किसका जेनरिक नेम है? एस्पिरिन। अगर डॉक्टर को एस्पिरिन नामक जो है दवाई देनी है तो वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का यूज़ करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लास 7th का सेकेंड चैप्टर। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।